सीन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। हमने प्रीवियस चैप्टर में फॉरेन ट्रेड करके भी एक टॉपिक देखा था। फॉरेन ट्रेड मीन्स व्हाट, आप क्या एक्सपोर्ट करते हो, क्या इंपोर्ट करते हो अपनी कंट्री से, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका कितना डाइवर्सिफाइड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमने एक और चीज़ देखी थी प्रीवियस चैप्टर में कि इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड सब रूवन हो गया था, किसकी वजह से, ब्रिटिश दैट इज कॉलोनियल रूल की वजह से। ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा हम किसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, ओनली टू द Britishers, that's it. And remaining some of the export and imports were done with few countries like Sri Lanka, Iran and which was Persia, earlierly known as Persia, and China. तो इन कंट्रीज़ के साथ में हमने थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखा हुआ था। इसके अलावा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा रूवन हो गया। हमारा एक्चुअल जो हम प्रोडक्शन करते थे वो सब कहाँ पे जाता था, ब्रिटिशर्स के पास में, और वहाँ से इंडस्ट्रियल गुड्स बन के आते थे इंडिया में। तो ये पूरा हो गया एक छोटा सा रिकैप ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इंडिया ने आफ्टर द फ्रीडम 1950 से फिर उन्होंने क्या पॉलिसीज प्लान की और फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। मूविंग ऑन फर्दर, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। इंडिया में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और हम इंडिया से क्या भेज रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करते हैं। इंडिया एंटर्ड इनटू इंडियाज ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। दैट मीन्स पहले इंडिया का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो था वर्ल्ड में, कुछ हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, फॉरेन ट्रेड हो ही नहीं रहा था, राइट। पर अब इंडिया ने स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना in 1950, and at a time import substitution was a major of India's trade and industrial policy. In 1950, India's share in the total world trade was about 1.78%. That means क्या बोला जा रहा है कि जिस टाइम पे हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे 1950 में, तब हमारा इंडिया का वर्ल्ड शेयर में कितना था कंट्रीब्यूशन, ओनली 1.78%। दैट मीन्स अब आगे कैसे हम इस परसेंटेज को कैसे इंक्रीज करें, हम अपना शेयर कैसे इंक्रीज करें और क्या स्टेप्स लेने से इंडिया को बेनिफिट भी होगा। ट्रेड पॉलिसी जिसमें आता है सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या हो सकता है, मैंने आपको थोड़ा सा पहले हिंट दिया हुआ है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये होता है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम अपनी कंट्री में ही ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट नहीं करना पड़े, राइट। In order to be self-reliant in vital sectors, India has followed the strategy of replacing many imports with the domestic production. मतलब हमें import नहीं करना पड़े, दूसरी कंट्री से मांगना नहीं पड़े, हमारे पास में इतना हो कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, हम बाहर कंट्रीज को दे पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फ रिलायंट बनना है, हमारे पास में खुद के नेसेसिटी के लिए चीज़ें होनी चाहिए। In the first 7 plans, trade was characterized by an inward-looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution. First 7 plans, जहाँ पे 5-year plans बनते थे 1951 से, that means हम स्टार्ट करें तो 7 plans तक हमने क्या किया, import substitution की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। That means inward looking trade. दैट मीन्स अपने यहाँ पे डोमेस्टिक रिसोर्स को बढ़ाओ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करो और सेल्फ रिलायंट बनो, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ताकि हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़े। For example, instead of importing vehicles made in a foreign country, domestic industries would be encouraged to produce them in India itself. That means क्या बोला जा रहा है कि हम बाहर से 2 व्हीलर्स या कार्स को हम इंपोर्ट करें, इससे बेटर है हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करें कि वो और अच्छा प्रोडक्शन करें और इंडिया में हम उसका यहीं पे हम उसको बना सकें और यहीं पे हम उसको सेल कर सकें, हमारा इंडियन मार्केट बड़ा हो उससे। नेक्स्ट इज The basic aim of the policy was to protect domestic industries from the foreign competition. That means अगर हालत से इंडिया की इंडस्ट्रीज न्यू थी, ठीक है, हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में न्यू थे, हम बेस क्रिएट कर रहे थे, एंड इफ वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग और उसके आगे फॉरेन गुड्स भी मार्केट में आएंगे तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो हमारे इंडिया के बने हुए हैं वो कोई नहीं लेगा। तो हमें क्या करना है कि
कि हमें हमारे सेक्टर को, इंडस्ट्रियल बेस को प्रमोट करना है और फॉरेन कंपटीशन से बचाना है। अगर फॉरेन गुड्स मार्केट में आएंगे तो ऑफ कोर्स उनको परचेज किया जाएगा। इंडियन गुड्स की अगर थोड़ी सी भी क्वालिटी यहाँ वहाँ होगी तो कोई परचेज नहीं करेगा। बट स्टार्ट के लिए फॉर अ पुश हमें एटलीस्ट फॉरेन कंपटीशन से अपने मार्केट को सेव करना था। तो दैट्स वाई हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की टूवर्ड्स बढ़े। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, सेविंग्स ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंस अचीव करना, ठीक है। अगर हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, अगर हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें, दैट मीन्स वी आर गिविंग आवर मनी टू देम, वी आर बाइंग फ्रॉम देम, इवन द बेसिक नेसेसिटीज वी वर बाइंग फ्रॉम देम। तो उससे क्या होता है, पहले तो यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी इन द फॉरेन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। ऑलरेडी आपकी कंट्री के पास में पैसा नहीं है, आपकी कंट्री के पास में रिसोर्स भी नहीं है उतना, ठीक है। उसमें अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे दैट मीन्स यू आर लूजिंग लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी ओवर देयर इन द प्रोसेस। प्लस सेल्फ रिलायंट तो होना ही था हमारी कंट्री को। अगर हमारी कंट्री पहले सेल्फ रिलायंट थी तो अभी भी हमें वापस से सेल्फ रिलायंस अचीव करनी थी। तो ट्रेड जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी वो इस पे रिफ्लेक्ट करती थी, इन दो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स पे। द नेक्स्ट वन इज protection from imports through tariffs and quotas. There were two things which were introduced. सबसे पहला था tariff and then था quotas. अब ये क्या होते हैं वो समझते हैं। The government made use of two ways to protect goods produced in India from the imports. The first one was tariff. Tariff मतलब क्या होता है? Tariff refer to the taxes levied on imported goods. अगर हम कोई goods import करें तो उस पर टैक्स ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो उन जो टैक्सेस जो हमको लिवाई करने पड़ते हैं, द लिवाइड टैक्सेस, उनको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई इंडस्ट्री या कोई और इंडिविजुअल भी अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उन्हें हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। किस पे? इंपोर्टेड गुड्स पे। दैट मीन्स the basic aim of imposing a heavy duty on imported goods was to make them more expensive and discourage their use. If let's say I am producing a mobile in India within the country itself, तो मुझे कॉस्ट करेगा, अगर मैं परचेज भी करती हूँ मार्केट में उसका प्राइस रहेगा 20,000, बट उसी जगह पे मैं सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल कर रही हूँ और गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होगा दैट मीन्स मुझे मेरा प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। हाउ विल आई अर्न द प्रॉफिट? तो अब मैं वो फ़ोन सेम फीचर्स वाला फ़ोन बाहर से लेके मैं यहाँ पे 30,000 में सेल कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंडियन गुड के आगे वो गुड्स एक्सपेंसिव हो गए। अगर वो गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो उनका यूज़ डिस्करेज हो जाएगा, धीरे धीरे कोई नहीं परचेस करेगा कि यार अगर इंडिया में सेम प्राइस में 20,000 में मिल रहा है तो मैं 30,000 का फ़ोन क्यों परचेस करूं। स्टिल अगर कोई लोग होते हैं जिनको करना है तो वो करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल मूव टूवर्ड्स द लोअर प्राइसेस गुड, क्योंकि तब इंडिया की कंडीशन ऐसी थी, लोगों को लोअर प्राइसेस वाले गुड्स चाहिए थे, ठीक है, सो दैट दे कुड अफोर्ड देम। तो इससे क्या होता है, अगर आप टैरिफ इंक्रीज करते हो, टैरिफ मतलब अगर आप इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी इंक्रीज करते हो, दैट मीन्स क्या होता है, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं मार्केट में एंड स्लोली पीपल मूव टुवर्ड्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इन द कंट्री इटसेल्फ। नेक्स्ट वाज कोटा। कोटा मतलब क्या? अब ये तो बात हुई हमारे इंपोर्टेड गुड्स की, ठीक है। अब कोटा refers to non-tariff barriers imposed to the quantity of the import and exports. non-tariff मतलब जहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, पर क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे कितना मंगवाया, कितना इंपोर्ट किया, वो इम्पॉर्टेंट है। It is fixing the maximum limit on the imports of a commodity by a domestic producer, ठीक है। The tariff on imported goods and fixation of quotas helped in restricting the level of imports. Let's say I am a company, ठीक है, and I need some raw material, ठीक है, it is also available in India, but मैं बाहर से import करती हूँ, ठीक है, मैं बाहर से लेके आ रही हूँ। अब इंडिया में वो चीज़ अवेलेबल है फिर भी मैं बाहर से ले रही हूँ, मेरी कंट्री क्या करेगी, उस चीज़ को मेरे लिए महंगा बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने टैरिफ लगाया। दैट मीन्स हमने क्या किया, इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी इंक्रीज किया, प्लस उन्होंने एक स्पेसिफाइड लिमिट दिया। पहले लेट्स से मैं उस सेम चीज़ के जो मैं इंपोर्ट करूँ उसके मैं 100 यूनिट मंगवाती थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई कोटा आएगा, अब आप 20 यूनिट्स के ऊपर एक बारी से नहीं इंपोर्ट कर सकते। दैट मीन्स इन वन टाइम यू कैन ओनली इंपोर्ट
20 यूनिट्स। दैट मीन्स पहले मैं एक बार में 100 यूनिट को लेके आती और उसको यूज़ करके, अब मुझे बार बार 20 यूनिट्स करके इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, मैं बार बार इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रही हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम पेइंग फॉर द सेम थिंग एंड इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। प्लस बार बार इंपोर्ट करना, इंपोर्ट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, बार बार इंपोर्ट करना कोई चीज़ को वो हेक्टिक हो जाता है, राइट। सो उससे क्या हो गया, एक स्पेसिफिक लिमिट प्लस मेरा इंपोर्ट ड्यूटी हैवी हो गया। तो अगेन एज अ प्रोड्यूसर मुझे भी वो चीज़ महंगी पड़ रही है। अगर मुझे उसमें से कुछ बना के बेचना है तो इट इज़ कॉस्टिंग मी टू मच, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई, तो मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा मार्केट में। अल्टीमेटली क्या होगा, मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी और मैं इंडिया से ही कोई ना कोई चीज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लूँगी और वहीं से कुछ प्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर दूंगी इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द आइटम्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट प्ले किया यहाँ पे। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक फर्म्स कुड एक्सपैंड विदाउट द फियर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। दैट मीन्स अब अगर इंडिया में कोई इंपोर्टेड गुड्स आ ही नहीं रहे बाहर से, सब एक्सपेंसिव हो गया है, तो डोमेस्टिक फर्म्स ईजिली एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। उनके लिए कंपटीशन नहीं है, तो दे कैन इजीली ब्रीथ एंड इजीली एक्सपैंड इन द इंडियन मार्केट्स। नाउ रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या रीजन था वो देख लेते हैं। The first one is the policy of protection in the form of import substitution is based on the notion that industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. That is very true. अगर मेरी इंडस्ट्रीज जस्ट एस्टैब्लिश हुई है, जस्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया उन्होंने, वो अभी सिर्फ बेस बना है, ठीक है, उनकी कोई इतनी कंडीशन नहीं कि वो कंपटीशन दे सके, तो मैं क्या करूँगी, अपने यहाँ पे कोई अच्छा गुड आने नहीं दूंगी ना, तो लोगों को यही परचेज करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ओवर द टाइम हम क्वालिटी पे काम करेंगे, बट पहले हमें क्या करना है, बेस सेटअप करना है। तो अगर मेरा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, हम इतने पैसे खर्च करें इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर, तो हम ऑफकोर्स ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन नहीं क्रिएट हो मार्केट में, जिससे हम अपने गुड्स सेल कर पाए। नाउ विथ प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, थोड़ा टाइम मिलेगा, एक बार इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी, देन दे विल बी एबल टू कम्पीट एंड देन यू कैन अलाउ द फॉरेन गुड्स इन द मार्केट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑल्सो। फिर क्या होगा, बाहर के गुड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। Second was restriction on imports was necessary as there was a risk of the drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. That means क्या बोला जा रहा है, अगर आप luxury goods मंगवाओगे तो आपका रिस्क है कि आपकी वेल्थ को ड्रेन होगा। That means आपकी ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे। अगर आप अच्छे लग्जरियस गुड्स मंगवा रहे हो तो ऑफकोर्स यू आर लूजिंग मनी, यू आर पेइंग फॉर द परचेज ऑफ दोज लग्जरियस goods. So these were the reasons and how the government implemented quota and tariff to save the industrial sector in India and to form a base. ठीक है, फॉरेन ट्रेड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, हमने देख लिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, कोटा क्या होता है। टैरिफ में हम क्या करते हैं, ड्यूटी को इंक्रीज कर देते हैं, और कोटा में हम क्या करते हैं, एक लिमिट स्पेसिफाई करते हैं कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो एक बार में, राइट। तो उससे क्या होता है, हमारे जो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिलता है, दे कैन एक्सपैंड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉम्पिटिशन। So these were the reasons of government behind import substitution. Now let us move on to our next video.